दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रवि सिंह फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों आ जाइएगा आप सभी लोग एक नए जबरदस्त धमाके के साथ। आप सभी लोग इस क्लास में ज्वाइन होंगे क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि हमारा परिवार जैसे ही 10,000 सदस्यों का परिवार हो जाएगा वैसे ही हम आप सभी लोगों के सामने एक नया जो है वह सेशन लेके आने वाले हैं, जो कि जो है आपका लूसेंट बुक से रहने वाला है। कई सारे लोगों की जो डिमांड थी मेरे बच्चे, लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 से ज्यादा मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं लूसेंट बुक के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका डिमांड क्या है और इसकी जरूरत क्या है। मेरे दोस्तों यदि मैं आपको बताना चाहूं तो इस बात को समझ लीजिएगा कि लूसेंट बुक एकमात्र ऐसा बुक है मेरे बच्चे कि जिसको यदि आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जहां पर जीएस पूछा जाता है वहां पर आप भौकाल मचा सकते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों सभी लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे और एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग और कौन कौन मुझे कहां से देख रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। पुष्पिंदर राठौर भाई स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, राहुल कुमार, मोनी कुमारी, अमितेश झा, सौरभ यादव, अनन्या यादव, आरडीएक्स, राहुल कुमार, जैक शिवान भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे भैया। सभी लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे और एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। सभी लोग जोरदार तरीके से। भाई देखिए मेरे दोस्तों, आपके कहने पर यह बैच आया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं या जो यूट्यूब पर जुड़े हैं सभी के सभी लोग जो है वह सेशन को शेयर करके मेरे बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे। मुखर्जी नगर से ऋतिक यादव भैया स्वागत है आपका। शिवी, वेरी गुड बच्चे। विजय मौर्य, ठीक है, और फेसबुक पर जुड़े हैं हमारे साथ पुष्पिंदर राठौर, एस के संदेव चौधरी, और जो लोग जुड़े हैं वो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड मेरे दोस्त, वेरी गुड। लेकिन निवेदन कर रहा हूं कृपया सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्योंकि मेरे बच्चे लूसेंट की जो बुक है ये बहुत ही जबरदस्त और प्यारी बुक है। साथ ही साथ आज जो है वह आपको चैनल पर एक वीडियो मिलने वाला है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर शेखर स्टडी पॉइंट पर, कि बच्चे आपको लूसेंट को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी एक जो है वो स्टूडेंट की एग्जाम क्रैक करने के लिए होनी चाहिए, तो वो भी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए भाई, तो बच्चे एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से थम्स अप करके बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन मेरे बच्चे, सभी लोग बताएंगे। चलिए भाई, सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं। चलिए भाई, वेरी गुड भाई। धनु शर्मा, विजय मौर्य, आज अनीशा, प्रमोद कुमार रावत, वेरी गुड भाई प्रमोद, और अभिषेक झा, पंकज कुमार, वाह भाई अभिषेक फेसबुक पर। चलिए बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स भाई स्वागत है। महक, आपका भी स्वागत है बच्चे। चलिए विकी रॉय, वेरी गुड बच्चे। तो शुरू करते हैं सेशन को ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ पाए। देखिए बच्चे, मेरे द्वारा जिन चीजों को शुरू किया जा रहा है वो लूसेंट बुक से है और सारा का सारा डेटा लाइन टू लाइन जो है वो लूसेंट से होगा। ठीक है, आप पेज नंबर 1 से लेकर सारी चीजों को मैच करना शुरू कर दीजिएगा, आपको सारा डेटा वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों एक बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले यदि हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, लूसेंट में जो सबसे पहला पोर्शन दिया है वो है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास की यदि बात की जाए मेरे भाई, जिसे इंडियन हिस्ट्री आप लोग कहते हैं। देखिए भाई, कोई भी चीज यदि आपको समझनी है मेरे दोस्त, ठीक है, तो शांति पूर्वक इसको समझिएगा ध्यान से। और दूसरी चीज है, क्लास में तभी बैठिए जब आप उन चीजों को नोट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सारी चीजें एक एक करके नोट करना शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, देखिए भारतीय इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बताया गया है भारत का नाम।
ठीक है, भारत का नाम जो है यहां पर दिया गया है सबसे पहले कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि भारत का जो नामकरण है यह भरत कबीले के शासक, ठीक है, राजा भरत के नाम पर हुआ है, याद रखना। तो राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, ठीक है, नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। याद रखना, हमारे देश को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो भारत में जो रहने वाले लोग थे यह कबीलों में निवास करते थे, जहां का एक महत्वपूर्ण कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। याद रखना, भरत कबीला जो है वह हमारे देश की पहचान थी, जिस वजह से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। इसके अलावा मेरे दोस्त याद रखना, हमारे देश का एक और नाम था जम्बू द्वीप। याद रखना, हमारे देश का एक और नाम था बच्चे जिसका नाम है जम्बू द्वीप, ठीक है। सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है, और नोट करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो जम्बू, ठीक है, जामुन के वृक्षों का द्वीप, जामुन के वृक्षों के द्वीप की वजह से हमारे देश का एक प्राचीन नाम था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। याद रखना, हमारे देश में मेरे बच्चे ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हमारे देश का एक प्राचीन नाम था जिसका नाम था जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ था जामुन के वृक्षों का द्वीप। याद रखना, जामुन के वृक्षों के द्वीप के नाम से हमारे देश का नामकरण जो है वो जम्बू द्वीप रखा गया है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यूनानी लोग जैसे ही भारत आते हैं, ठीक है, यह यूनानी लोग जो थे यह भारत को सिंध नदी के नाम से जानते थे, लेकिन ये सिंध को मेरे बच्चे हिंद नाम से जानते थे। याद रखना, यह सिंध को हिंद नाम से पुकारते थे मेरे दोस्तों, याद रखना, जिस वजह से हमारे देश का नाम, ठीक है, मध्यकालीन भारत में आते आते जो है वह क्या हो जाता है बच्चे, तो याद रखना वह हमारे देश का नाम फिर हिंदुस्तान हो जाता है। फिर हमारे देश का नाम मध्यकालीन भारत आते आते क्या हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। इन चीजों को बेहतरीन तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा है, किस वजह से जो है वो जम्मू द्वीप पड़ा है, किस वजह से यूनानी पड़ा है। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे देश पर अंग्रेजों का आगमन होता है, और अंग्रेजों के द्वारा ठीक है, भारत को इंडिया कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसा देश जो ईस्ट की तरफ बसा हुआ है, इस वजह से इसे जो नाम दिया गया है वह इंडिया नाम दिया गया है। क्या मेरे बच्चे आपको यहां तक क्लियर है, क्या क्लियर है आप सभी लोगों को, यहां तक बताएंगे एक बार सभी लोग। बेटा सारा कुछ फ्री में है मेरे भाई, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है बच्चे, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश का नामकरण जो किया है वह इंडिया किया है, याद रखना, ठीक है। आगे चलकर मेरे बच्चे, ठीक है, इतिहास का विभाजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें हम आपकी लूसेंट से अलग हटके भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इतिहास का विभाजन याद रखना, इतिहास का सबसे पहला विभाजन मेरे भाई एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है 1817 ईस्वी में, जिसका नाम होता है जेम्स मिल। याद रखना, जेम्स मिल क्या करता है, इतिहास का विभाजन करता है मेरे भाई, और यह धार्मिक आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है मेरे दोस्त, तो याद रखना यह भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसके आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित कर देता है। और वो धार्मिक स्थान पर हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बट जाता है, और इतिहास को अलग अलग नाम दिया जाता है। और क्या बोलता है ये कि भारत में सबसे पहले हिंदू धर्म के शासकों का शासन था,
इस वजह से इसने पहले काल का जो नाम दिया है वो हिंदू काल दिया है। ठीक है, वहीं दूसरे काल की यदि बच्चे बात की जाए तो बोला कि मुस्लिम लोगों ने, ठीक है, बाद में जो है वह शासन किया है, इसलिए दूसरे काल को मुस्लिम काल कहा। ठीक है, जबकि तीसरे काल को इसने अंग्रेजों के अधीन जब भारत पहुंच जाता है तो इस काल को मेरे दोस्त इसने ब्रिटिश काल नाम दिया। कौन सा काल नाम देता है मेरे भाई? तो याद रखना, इसे ब्रिटिश काल नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जेम्स मिल के द्वारा 1817 ईस्वी में भारत का विभाजन, भारतीय इतिहास का विभाजन जो है वो 3 भागों में होता है। नंबर 1 हिंदू काल, दूसरा आपका मुस्लिम काल, और तीसरा मेरे भाई क्या होता है? तो वह होता है ब्रिटिश काल। ठीक है, बाद में क्या होता है, इन लोगों को, ठीक है, भारतीय इतिहासकार नकार देते हैं और भारतीयों के अनुसार, ठीक है, इस हिंदू काल को प्राचीन काल कहा जाता है। ठीक है, भारतीयों के द्वारा इसे क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई? प्राचीन काल नाम दिया जाता है। और दूसरे काल को मेरे बच्चे मध्यकालीन नाम दिया जाता है, मध्यकाल। ठीक है, और तीसरे काल को मेरे बच्चे आधुनिक काल नाम दिया जाता है, आधुनिक काल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भारतीय इतिहास का विभाजन जो है वो यहां पर हो जाता है मेरे भाई। और भारतीय इतिहास का विभाजन जो है वह किस आधार पर सबसे पहले हुआ है? तो याद रखना, धार्मिक आधार पर जेम्स मिल के द्वारा 1817 में किया गया था। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, शशि कुमार भाई, प्रमोद कुमार रावत भाई, देखिए फेसबुक पर जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग कमेंट करिए भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, भारतीय इतिहास के क्या है मेरे भाई? भारतीय इतिहास के मेरे बच्चे प्रमुख स्रोत। अब ये स्रोत क्या है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है। देखो भैया, प्लीज मेरे जितने भी दोस्त सेशन के साथ जुड़े हैं, मेरा सभी से ये आग्रह है, कृपया भाई इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाई, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सारे के सारे लोग। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले जो आता है वो आता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद आएगा ऐतिहासिक पुस्तकें। ठीक है, हमारे इतिहास को जानने की यदि बात हो जाएगी तो। ठीक है, नंबर 3 यदि हम बात करेंगे तो यह आ जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, भारतीय इतिहास को जानने के, ठीक है, पुरातात्विक क्या हो जाएंगे मेरे भाई? साक्ष्य। और नंबर यदि 4 पर बात की जाए तो 4 पर आ जाएगा भाई, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का क्या आ जाएगा भाई? विवरण। तो इस तरीके से आप लोग जान लीजिएगा कि हमारे इतिहास की शुरुआत मानी गई है और कहां कहां से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है यह उसमें दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदर्श भाई, किरण, काव्या। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है, समझे? तो 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। नंबर 1 धार्मिक आधार पर, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ दिए हैं इन आधार पर। नंबर 2 ऐतिहासिक जो पुस्तकें दी हैं, जैसे चाणक्य का हो गया, कल्लड़ का हो गया, चचनामा हो गया, ये तमाम पुस्तकें जो है इनके आधार पर जानते हैं। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जो खोजें हुई हैं उनके आधार पर। चलिए, भाई अभय कुमार वहां पर पहुंच जाने दीजिए। ठीक है, सोनू गुप्ता भाई। उसके बाद है भाई जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उनका यात्रा जो है वृतांत या उन यात्रियों का विवरण जो है, इनके आधार पर हम चीजों को जानते हैं।
तो सबसे पहले मेरे भाई जो हम भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे वह प्रयास करेंगे किसके आधार पर, तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास किया जाएगा मेरे भाई। चलिए, तो धार्मिक ग्रंथ क्या है, धार्मिक ग्रंथ चलिए भाई, धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले जो जाना जाता है उनका नाम है वेद। ठीक है, याद रखना वेदास। तो भाई वेद के आधार पर क्या क्या हमें जानकारी मिलती है बच्चे, उन चीजों को हमें समझना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। देखिए भैया, आप लोग सेशन को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, सभी के सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुस्कान आ रहा है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो बात होगी वह होगी कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखना भाई, वेदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है मेरे बच्चे, तो याद रखना वेदों की कुल संख्या 4 मानी जाती है। ठीक है, याद रखना वेदों की कुल संख्या कितनी मानी गई है बच्चे, तो याद रखना वेदों की कुल संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम है बच्चे सामवेद। ठीक है, और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। याद रखना अथर्ववेद। ठीक है बच्चे, देखिए भारतीय इतिहासकार में होता क्या है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा यह माना जाता है कि जो वेद हैं इन्हें बच्चे अपुरुषीय कहा जाता है। याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना वेदों को बच्चे अपुरुषीय कहा जाता है, अपुरुषीय, वेदों को अपुरुषीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपुरुषीय का अर्थ क्या होता है, तो वो जान लीजिएगा, अपुरुषीय कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त अपुरुषीय का अर्थ होता है जिनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई हो या पुरुषों के द्वारा ना की गई हो, या जिनकी रचना ठीक है पुरुषों द्वारा ना की गई हो, पुरुषों द्वारा ना की गई हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें मेरे बच्चे अपुरुषीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसे ऐसे जो है व्यवस्था जिन्हें पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है उन्हें अपुरुषीय कहा जाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे जो वेद हैं इन्हें अपुरुषीय कहा जाता है क्योंकि रचना पुरुषों ने नहीं किया। फिर क्या हुआ भाई, फिर पूछा जाएगा कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ है जो वेद सामने आया, कैसे लिखा गया, तो मेरे बच्चे याद रखना वेदों का संकलन किया गया है, वेदों का संकलन किया गया है मेरे बच्चे, याद रखना। ठीक है, और वेदों का संकलन करता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो याद रखना श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का मेरे बच्चे जो है वह संकलन करता कहा जाता है। राकेश पासवान भाई, अंशु कुशवाहा बेटा, ठीक है ध्यान रखना। सोनू गुप्ता भैया स्वागत है। चलिए, फेसबुक वाले भी बताते रहे बच्चे, ध्यान रखना। पूजा कुमारी, तो बच्चे ध्यान रखना इनकी रचना जो है वो नहीं की गई है बल्कि क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के समूह को बच्चे वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो याद रखना इन तीनों के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है, याद रखना। वेद त्रयी का शाब्दिक अर्थ होता है 3 वेदों का समूह। ठीक है, वेदों का क्या होता है अर्थ, ठीक है, 3 वेदों के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है, ध्यान रखना। चलिए भाई, ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चे चारों वेदों के समूह को
एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट। ठीक है, चारों वेदों के समूह को बच्चे, चारों वेदों के समूह को, चारों वेदों के समूह को बच्चे संहिता कहा जाता है। याद रखना, चार वेदों के समूह को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो याद रखना बच्चे संहिता कहा जाता है, चारों वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, एक एक चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वैसे भी मेरे भाई जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चे सबसे पहले जो वेद आता है उस वेद का नाम है ऋग्वेद। सबसे पहले वेद का नाम है बच्चे ऋग्वेद। चलिए भाई, तो ऋग्वेद को देखा जाए, समझे, ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है बच्चे, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीनतम वेद है। इसके अलावा मंत्रों तथा ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को बच्चे ऋग्वेद कहा जाता है। याद रखना, मंत्र और ऋचाओं को, ठीक है, क्रमबद्ध करना ही क्या है? ठीक है, ऋग्वेद कहलाता है, ऋग्वेद, याद रखना। ठीक है, तो मंत्रों तथा ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? ऋग्वेद कहा जाता है, याद रखिएगा, ऋग्वेद कहा जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, पूजा कुमारी, विशाल कुशवाहा भाई। इसके अलावा मेरे बच्चे ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त, ठीक है, और 10,462 मंत्र या ऋचाएं हैं। याद रखना, मंत्र या ऋचाएं कितनी है? तो 10,000 मेरे भाई, 10,462 मंत्र या ऋचाएं दी गई हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र और ऋचाएं दिए गए हैं? तो याद रखना 10,462, ठीक है, मंत्र और ऋचाएं दिए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को, ठीक है, अब ये पुरोहित कौन होता है भाई? ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है। यानी कि मेरे बच्चे ऋग्वेद के बारे में जो जानकारी गढ़ता है, जो जानकारी रखता है और जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, इसे मेरे बच्चे ऋग्वेद में होत्र कहा जाता है, याद रखना, इसे होत्र कहा जाता है बच्चे, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, इसे होत्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाएगा भाई? होत्र कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ठीक है, 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तो सूक्तों की संख्या मेरे भाई 1028। ठीक है, इसमें एक सूक्त आता है मेरे भाई जिसका नाम है नदी स्तुति। नदी स्तुति नाम का एक बच्चे क्या आता है? तो सूक्त आता है इसमें, ठीक है, नदियों की प्रशंसा की गई है, नदियों की प्रशंसा। याद रखना, तो नदियों की प्रशंसा मेरे बच्चे किस सूक्त में की गई है? तो याद रखना, नदियों की प्रशंसा नदी स्तुति नामक जो है, नदी स्तुति नामक आपके सूक्त में की गई है, ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एक और सूक्त है जिसका नाम है सूर्य सूक्त। जिसका नाम क्या है भैया? सूर्य सूक्त है। इस सूर्य सूक्त में, ठीक है, विवाह में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन है। ठीक है, विवाह में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन, ठीक है, विवाह में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन किसमें है भाई? तो याद रखना, विवाह में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन बच्चे सूर्य सूक्त नामक जो है
वह सूक्त में दिए गए हैं, याद रखना। ठीक है, सूर्य सूक्त में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मंडल। ठीक है, मंडल कितने दिए हैं? मंडल मंडल है बच्चे 10। मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 10 मंडल माने गए हैं। ठीक है जी हाँ, विवाह श्लोक बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे याद रखना, सबसे पहले 7वें मंडल में, ठीक है, 7वें मंडल में बच्चे आपके 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में किसका वर्णन है बच्चे? तो याद रखना 10 राग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो 10 राग युद्ध का वर्णन हमें कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें 10 राग युद्ध का वर्णन जो है देखने को मिलता है। जो बेटा भरत कबीला, ठीक है, जो भरत कबीले के शासक, ठीक है, भरत कबीले के शासक, ठीक है, जिनका नाम क्या था? सुदास, तथा अन्य राजा, अन्य 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, इसी वजह से इसे 10 राग युद्ध कहा जाता है, याद रखना। यह बच्चे भरत कबीले के राजा सुदास तथा अन्य जो है अन्य, ठीक है, 10 राजाओं के मध्य में यह युद्ध हुआ था, जिसमें महाराज सुदास क्या हो जाते हैं? यह विजयी हो जाते हैं, याद रखना, यह विजयी हो जाते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताना भाई, सही बताना मेरे बच्चे। जी हाँ भाई, दीपक भाई, डेली क्लास होगा मेरे भाई यूट्यूब पर। ठीक है, डेली क्लास होगा। चलिए, समझे? एक बार बताएंगे क्या यहां तक समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए भाई, सभी लोग बताएंगे भाई। पीडीएफ बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चे 8वें मंडल की। 8वें मंडल, 8वें मंडल की यदि बात की जाए मेरे भाई, तो ध्यान रखना 8वां मंडल जो है ये बच्चे हस्तलिखित है, याद रखना, हाथ से लिखा हुआ है। यह 8वां मंडल जो है हस्तलिखित है। ठीक है, जिसे बच्चे वेदों की भाषा में खिल कहा जाता है, खिल, याद रखना मेरे भैया। 8वें मंडल को खिल नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो है वर्णन यह हस्तलिखित है, अर्थात इसे हाथों के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए मेरे बच्चे इसे हस्तलिखित माना गया है। शाम को 7 बजे वाला भी क्लास होगा अनिशा, शाम को 7 बजे भी क्लास होगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल के नाम से जाना जाता है। वहां की बच्चे 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल जो है, ठीक है, यह बच्चे सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव। ठीक है, याद रखना यह सोमदेव को समर्पित है। और सोम क्या होता है भैया? तो याद रखना यह एक पौधा होता है, और इस पौधे से बच्चे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ निकाला जाता है। याद रखना यह खास प्रकार का पेय पदार्थ होता है, जिसे बच्चे हम अपनी भाषा में मदिरा कहते हैं, याद रखना, जिसे अपनी भाषा में मदिरा कहा जाता है, जिसको जिसका उपभोग जो है मेरे भाई आपके देवता लोग करते थे, याद रखना। ठीक है, देवता लोगों के द्वारा जिस चीज का, ठीक है, पेय किया जाता था उसे सोम रस बोला जाता था, जो सोमदेव को समर्पित है मेरे भाई 9वां मंडल। भाई होगा आर्यन गुप्ता प्रैक्टिस सेट जरूर होगा मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट बंद थोड़े ना किया गया है, सुबह भी होगा शाम में भी होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट। ठीक है, अब मेरे बच्चे बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वां मंडल, ठीक है, 10वें मंडल की बात करते हैं। 10वें मंडल,
ठीक है, जो 10वां मंडल दिया गया है, ठीक है, इस 10वें मंडल में बच्चे एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में एक सूक्त दिया गया है जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मेरे बच्चे भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि कर्म के आधार पर भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना कर्म के आधार पर, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है, वैदिक समाज को 4 भागों में बांटा गया था। याद रखना वैदिक समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना भैया 4 भागों में बांटा गया है। और कहा गया है कि पुरुष सूक्त में किस तरीके से व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, किसके मुख से, तो याद रखना भैया ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा के मुख से बच्चे ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। याद रखना। चलिए भाई, इसके अलावा ब्रह्मा की भुजाओं से मेरे बच्चे, ठीक है, क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है, क्षत्रिय, ठीक है। वैश्य की उत्पत्ति जो होती है या उदर या पेट से होती है, पेट या उदर से किसकी उत्पत्ति होती है मेरे भाई, तो याद रखना या वैश्य अथवा बनिए की होती है, जिसे व्यापारी कहा जाता है। और बच्चे पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, पैरों से, तो याद रखना पैरों से बच्चे शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। याद रखना। अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली है कि सर आपने तो बताया कि ये तो व्यवस्था कर्म आधारित है, ठीक है, तो फिर इन लोगों के कर्म क्या क्या है, ये भी तो जान लेना आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या है भैया, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था मेरे बच्चे, ब्राह्मण का कार्य, तो याद रखना अध्यापन कराना, अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन का काम किसका है, अध्ययन और अध्यापन यानी कि पढ़ने और पढ़ाने का काम जो है यह बच्चे ब्राह्मणों का है, ठीक है। देश सेवा करना, देश सेवा करना, या सैनिक यानी कि सेना में जाना, यह काम क्षत्रियों का था, ठीक है। वैश्य, इसके अलावा वैश्य मतलब जो वनिया लोग था, इनका काम था व्यापारी या वाणिज्य, ठीक है। और शूद्रों का काम था बच्चे सेवा करना, शूद्रों का काम था सेवा करना बच्चे, याद रखना। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से बताएंगे मेरे बच्चे, क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे। मैथ का क्लास कल से चालू हो जाएगा भाई, कल से चालू हो जाएगा। ऋषिकेश, शशि कुमार, चलिए भाई, तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। चलिए भाई, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले वेद की, जिसका नाम है मेरे बच्चे यजुर्वेद। अगले वेद का नाम क्या है, यजुर्वेद नाम है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो याद रखना यह एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, याद रखना, ठीक है। अब गद्य और पद्य क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना दोस्त, ठीक है, जो बच्चे पोइट्री और पोएम, सॉरी, प्रोज और पोइट्री दोनों फॉर्म में लिखा हो, यानी कि कविता और कहानी दोनों के फॉर्म में लिखा हो, क्योंकि मेरे बच्चे यजुर्वेद में यज्ञ तथा कर्मकांडों का चर्चा किया गया है, ठीक है। यज्ञ तथा कर्मकांड दोनों की चर्चा कहां पर है, ठीक है, यह यजुर्वेद में मानी जाती है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। यह गद्य और पद्य में लिखा गया है क्योंकि इसमें युद्ध तथा यज्ञ दोनों की चर्चा है, युद्ध तथा यज्ञ दोनों की चर्चा है, इस वजह से, ठीक है, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड, बलि, ठीक है, इत्यादि चीजों के लिए जाना जाता है। तो याद रखना बलि मंत्रों की चर्चा जो है, ठीक है, वो आपके यजुर्वेद में की गई है, याद रखना, ठीक है। तो बलि की चर्चा कहां पर है,
ठीक है, जानवरों की या पुरुषों की बलि की चर्चा यजुर्वेद नामक जो है वो वेद में दी गई है मेरे भाइयों, ध्यान रखना। ठीक है, यजुर्वेद के पुरोहित को बच्चे, पुरोहित को अधर्यु नाम दिया जाता है, अधर्यु। ठीक है, अधर्यु नाम दिया जाता है यजुर्वेद के पुरोहित को। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो अगला वेद आ जाता है जिसका नाम है भाई सामवेद। ठीक है, अगले वेद का नाम क्या है बच्चे, तो याद रखना अगले वेद का नाम है सामवेद। ठीक है, ध्यान रखना सामवेद। ठीक है, देखिए भाई सारे लोग प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, ये पहली बात है मेरे भाई, है ना, क्योंकि बच्चे आप लोगों ने इस चीज को ऑर्गेनाइज कराया है और उम्मीद था आप लोगों को ही समर्थन करना होगा। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना भैया, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गायन। ठीक है, साम शब्द का अर्थ होता है गायन। ठीक है, याद रखना गायन या संगीत। तो याद रखना भैया, सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो संगीत का आदि ग्रंथ बच्चे आपके सामवेद को कहा जाता है, याद रखना। यानी कि सामवेद नामक ऐसा वेद है जिसे संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इस वेद में संगीत के 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। संगीत के कितने स्वर, तो याद रखना संगीत के 7 स्वरों का वर्णन हमें कहां मिलता है, तो संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मेरे बच्चे हमें यजुर्वेद नामक वेद में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत ना है। अमृता कुमारी, ठीक है, वो कौन कौन से स्वर हैं, तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, इन 7 स्वरों का वर्णन जो है वो हमें सामवेद में मिलता है। और याद रखना चाहिए इसके पुरोहित को, ठीक है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। याद रखना सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। चलिए भाई, नहीं बेटा यजुर्वेद में नहीं मिलता है, सामवेद मिलता है, सारे गामा पाधा नहीं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चे अंतिम वेद की जिसका नाम है अथर्ववेद। इसका नाम क्या है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना बिक्की भाई, स्वागत है दोस्त। तो याद रखना इसका नामकरण अथर्वा ऋषि के नाम पर किया गया, अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर बच्चे अथर्ववेद नामक जो है वह नाम दिया गया है। यह सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा वेद है, याद रखना यह सबसे नवीनतम तथा सबसे बड़ा वेद है। यह सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया है, ठीक है, और सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, इसे बच्चे 2 ऋषियों के समर्थन से लिखा गया है। ठीक है, ऋषि, ठीक है, अथर्वा ऋषि और अंग ऋषि के समर्थन से इस वेद की रचना की गई है, याद रखना। ठीक है, इसमें बच्चे इसमें जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे औषधियों का वो वर्णन किया गया, औषधियों का। तो याद रखना भैया औषधियों का वर्णन कहां मिलता है, तो याद रखना भैया औषधियों का वर्णन और जादू टोना वशीकरण, काला जादू इत्यादि का वर्णन हमें अथर्ववेद नामक वेद से देखने को मिलता है। अथर्ववेद से मिलता है जिसमें कुल 731 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें मंत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें मंत्रों की कुल संख्या 731 है।
मंत्रों की कुल संख्या 731 है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके पुरोहित को मेरे बच्चे, अथर्ववेद के पुरोहित को, ठीक है, ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है, याद रखना। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा या ब्राह्मण किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, ब्रह्मा या ब्राह्मण मेरे बच्चे आपके, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद के पुरोहित को कहा जाता है, अथर्ववेद के पुरोहित को। ठीक है प्रिंस कुमार भाई स्वागत है, विक्की पटेल भैया आपका भी स्वागत है दोस्त, एलविश यादव। चलिए तो बच्चे एक बात सभी लोग बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर है ना, सभी लोगों को बताएंगे एक बार। भाई ये क्लास जो है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होता है। चलिए भाई नेक्स्ट, देखिए बच्चे अब हमने वेद को कंप्लीट कर लिया है, वेद कंप्लीट हो गए हैं। वेदों के बाद जिनकी रचना की जाती है उन्हें उपवेद कहा जाता है बच्चे, उपवेद याद रखना। जी हाँ, ठीक है, अथर्ववेद में अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गया था, लोग जादू टोना, काला जादू, वशीकरण इत्यादि चीजों की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मिलने में, कोई बात नहीं बेटा, रिया साहू, अनन्या, विक्की भाई, जैक, शिवम, पुष्पेंद्र राठौर भाई स्वागत है, पुष्पेंद्र राठौर। पुष्पेंद्र भाई मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले आप मुझे फेसबुक पर देख रहे थे शायद। रागिनी कुमारी गुड इवनिंग बच्चे, प्रियम कैसे हो भाई। तो वेदों की रचना के बाद बच्चे वेदों को सरल करने के लिए, वेदों को सरलतम बनाने के लिए उपवेदों की रचना की जाती है, याद रखना। वेदों को सरल बनाने के लिए उपवेद, ठीक है, उपवेदों की रचना की जाती है, उपवेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई किसके किसके कौन कौन से जो है वो उपवेद माने गए हैं। तो बच्चे ऋग्वेद की अगर बात की जाए, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, चलिए भाई सारे के सारे लोग बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, चलिए भाई, तो याद रखना ऋग्वेद के बच्चे, ऋग्वेद के उपवेद को, ऋग्वेद के उपवेद को बच्चे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसे आयुर्वेद कहा जाता है, आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को आयुर्वेद नाम दिया जाता है। वहीं मेरे भाई अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसे धनुर्वेद नाम दिया जाता है, धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद की अगर बात की जाए, सामवेद, तो इसे गंधर्व वेद कहा जाता है, गंधर्व वेद। ठीक है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है मेरे भाई इसे शिल्प वेद कहा जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से सामवेद का उपवेद कौन सा होगा। ठीक है, सामवेद का उपवेद कौन सा होगा, तो याद रखना भैया सामवेद का जो उपवेद है यह मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका फिर, तो याद रखना सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अब बात कर लेते हैं भाई इनके इनके पुरोहित की, कि इन उपवेदों के पुरोहित कौन कौन होंगे। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद का जो पुरोहित होता है इसका नाम होता है प्रजापति। ठीक है, इसके अलावा धनुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसका होता है विश्वामित्र। ठीक है, गंधर्व वेद के, गंधर्व जो वेद है उपवेद है, ठीक है, गंधर्व उपवेद के जो पुरोहित है इनका नाम क्या है बच्चे, तो याद रखना नारद मुनि। ठीक है, और शिल्प वेद की यदि बात की जाए तो इसके जो है वह पुरोहित का नाम क्या हो जाएगा, तो विश्वकर्मा हो जाएगा, विश्वकर्मा।
याद रखना, इनके पुरोहित का नाम विश्वकर्मा हो जाएगा मेरे बच्चे। एक बार सभी लोग ठीक है बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए भाई सारे के सारे लोग कमेंट करना शुरू करिए और बताएंगे भाई। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा भाई? ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद और पुरोहित का नाम है प्रजापति। ठीक है, वही यजुर्वेद के ठीक है उपवेद होगा धनुर्वेद, जिसके जिसके पुरोहित का नाम है विश्वामित्र। ठीक है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके पुरोहित का नाम है नारद मुनि। ठीक है, और अथर्ववेद का बच्चे ठीक है, अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्प वेद, जिसका जिसका पुरोहित हो जाएगा विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा हो जाएगा बच्चे, विश्वकर्मा। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है शिवम भाई, आपका डेडिकेशन बहुत ही अच्छा है। आप ऑन ड्यूटी होते हुए भी क्लास ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। चलिए चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चल, अब बात करते हैं, इसके बाद जो नंबर आएगा वह आएगा ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ ठीक है, नाम क्या आ जाएगा भाई? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है भाई, चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। अब उपवेदों को सरल करने के लिए नई व्यवस्था और बनाई जाती है, जिसका नाम होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो बच्चे ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है उनका नाम क्या है? ऐतरे और कौस्तुकी। ऐतरे और कौस्तुकी, याद रखना। ऐतरे और कौस्तुकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे? तो याद रखना यह ऋग्वेद के जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह शतपथ और तैतरे हो जाएगा, तैतरे। ठीक है, अब बात करते हैं शामवेद की, शामवेद। तो शामवेद का हो जाता है बच्चे गौपथ। शामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गौपथ। और अथर्ववेद के बच्चे, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे पंचविश। क्या नाम हो जाएगा? पंचविश। फेसबुक वालों भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीजों पर और कमेंट करना शुरू करिए। ठीक है बेटा, कोरे कोरे में बैठने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, चलिए भैया। ठीक है, सतपर और तैतरे हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात। अरे एक मिनट यार भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सामवेद का हो जाएगा पंचविश, इसका हो जाएगा पंचविश, और अथर्ववेद का हो जाएगा गौपथ। ठीक है भाई, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये व्यवस्था है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है किसी को तो बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को क्या? उम्मीद था कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलिए भाई, सभी लोग बताएंगे क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रभांश भाई, चलिए ओके, ऑल ओके है मेरे भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बात अच्छी है। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चे, फिर आगे बढ़ा जाए ना। चलिए
ठीक है शिवी, बिल्कुल काहे नहीं सुनेंगे बेटा, ऐसा कैसे लगता है आप लोगों को हम नहीं सुनेंगे? ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आगे अगर बात की जाए मेरे बच्चे, ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या होगा भाई? ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि इनसे हमें इतिहास के जानने की जानकारी मिलती है कि किस तरीके से भारतीय इतिहास को जाना जाएगा। हमने उसमें वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ठीक है, साथ ही साथ भारत का नामकरण कैसे हुआ, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, अभी तो होगी बेटा कुछ देर और। ठीक है, आंसर का सेट 7 बजे है भैया, 7 बजे। दीपक भाई बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए भाई। ठीक है, ध्यान रखिए। नहीं बेटा कोई जरूरत ना है, लेना हो तो ले लीजिए, नहीं लेना कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ध्यान रखिए बटे, मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट भाई, अगर हम बात करते हैं पुराणों की, बच्चे पुराण, ठीक है, इसके बाद जो धार्मिक ग्रंथ आते हैं वो क्या है भाई? पुराण है। ठीक है, तो भाई याद रखना, पुराणों की कुल संख्या बच्चे, कुल संख्या 18 मानी गई है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है बच्चे? याद रखना 18 मानी गई है, समझे? पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगर हम आगे बात करते हैं, मोहम्मद यासीन अली भाई, मोनी कुमारी, बेटा ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है, लूसेंट का बुक बच्चे, इसीलिए आप लोग को देखिएगा स्पेशलाइज हमने थंबनेल में मेंशन करा है। ठीक है, थंबनेल में इसीलिए हमने मेंशन कराया है बड़े बड़े अक्षरों में, बिहार दरोगा भर्ती। ठीक है, बिहार दरोगा भर्ती के लिए भी हमने ये कराया है। और ये किस किस एग्जाम के लिए है? तो बिहार दरोगा के लिए तो है ही है, एसएससी, रेलवे, ठीक है, एसएससी, रेलवे, पुलिस, ठीक है, की तैयारी मात्र 100 दिन में कराई जाएगी आपको। ठीक है, 100 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा लूसेंट खत्म करा देंगे हम। ठीक है, और जो मेरे बच्चे किसी भी एग्जाम में जहां जीएस आएगा वहां आप पूरा का पूरा ठोंक के आइए, क्योंकि यहां पर एक बात और कहा गया है, फूंक देंगे 100 दिन में। ठीक है, जीके जीएस को फूंक देंगे कितने दिनों में? 100 दिन में। ठीक है, आपके इस बैच का नाम है महावीर बैच, याद रखना बच्चे, बैच का नाम है महावीर बैच। और ये महावीर बैच आपको सफल बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करेगा बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो बच्चे पुराणों की संख्या कुल 18 मानी गई है। और पुराणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पुराना, ठीक है, सबसे प्राचीनतम पुराण जो है, प्राचीनतम पुराण, ठीक है, प्राचीनतम यदि पुराण की बात की जाए मेरे भाई तो आपका मत्स्य पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण, याद रखना, मत्स्य पुराण बच्चे सबसे पुराना पुराण आपका जो है वह माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है, और याद रखना पुराणों से ही राजाओं की वंशावली लिखने की शुरुआत मानी गई है। एक पॉइंट को यहां पर नोट कर लीजिएगा कि पुराणों से ही, ठीक है, पुराणों से ही राजाओं की वंशावली की शुरुआत होती है। ठीक है, पुराणों से राजाओं की वंशावली की शुरुआत मानी जाती है, याद रखना, यानी कि वंशावली का लेखन जो है वह बच्चे पुराणों के आने के पश्चात शुरू किया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे बात अगर की जाए तो बच्चे एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। ठीक है, तो इस विष्णु पुराण से हमें एक राजनीतिक जो है वो संगठन की जानकारी मिलती है जिसका नाम था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां से देखने को मिलती है? तो याद रखना विष्णु पुराण से मिलती है। वहीं मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, मत्स्य पुराण से हमें
शातवाहन वंश की जानकारी देखने को मिलती है बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से। जी हाँ भाई, बोलिएगा आपकी क्या डिमांड है दोस्त, बोलिए क्या डिमांड है। अतुल कुमार भाई हेलो, बताइए भाई। विशाल कुशवाहा, स्वागत है भैया विशाल कुशवाहा का। शाह जी, ठीक है, चलिए बच्चे देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे अपने निर्धारित समय 3 बजे। ठीक है, डेली बच्चे जो है वो 3 बजे, और 100 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस समाप्त करना है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये 1 घंटा आपको ठीक है मालूम पड़ा कि 1 घंटा कब हो गया? पढ़ते पढ़ते सच में नहीं पता लगा होगा कि 1 घंटा कब बीत गया है। और उम्मीद था सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया एक बार जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ईमानदारी से जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल बता दीजिए भाई। वनारसी छोरी का स्वागत है भैया। चलिए भाई, बिल्कुल भाई अमटेश। संजीत, वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों का प्यार पाकर। और मेरे बच्चे अंतिम रूप में जाते जाते एक जो है वो प्रार्थना है हमारी आप लोगों से, ये इल्तिजा है हमारी कि कृपया सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस क्लास की डिमांड बहुत ज्यादा है मेरे भाई। और मैं चाहता हूं, ये उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप लोग सबको शेयर करिए ताकि ये क्लास हर बच्चे के पास जानी चाहिए। मेरे भाई याद रखना, संख्या जितनी ज्यादा होगी पढ़ने का मजा मेरे बच्चे उतना ही ज्यादा आने वाला है। तो आप सभी लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो है वह सेशन के साथ अटेंड होइए, और कृपया जो है सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चे। कि मुकद्दर से मिलते सिकंदर से पूछो, कि मुकद्दर से मिलते सिकंदर से पूछो, नदियां मिलती हैं तो पहाड़ों से पूछो। ठीक है, कि नदियां मिलती हैं तो पहाड़ों से पूछो, गुजर जाएंगे ये दुखों के मंजर भी जरा, कि गुजर जाएंगे दुखों के मंजर भी जरा, एक बार जरा अपने दिल की आवाज से तो पूछो, जरा अपने दिल की आवाज से भी तो पूछो। चले भाई देखते हैं टॉनिक बुक का, ठीक है जो भी होगा समझे। टॉनिक बुक को आज हम देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं शाम को 7 बजे बच्चे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।